सुप्रीम कोर्ट की वजह से तो ये केस सामने आया, वरना ऐसे सैकड़ों हजारों केस रोज होते हैं हमारे देश में जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। ये भारत के एब्स्टीन हैं। इस जजमेंट का मतलब ये है, कुलदीप सिंह सेंगर साहब, जिन्होंने ना सिर्फ रेप किया, और जो दिल्ली की जो बच्ची थी निर्भया जिसे कहते हैं, सिनो जिसका जो सूडोनिम बनाया है, उसके सिर्फ सिर्फ एक दिन की घटना थी। इसको पहले दिन रेप किया, इसका गैंग रेप करवाया, इसके पिता को मारा, इसके वकील को मारा, इसकी चाची और उसको मारा, इसके पति को मारने की चेष्टा अभी अभी तक की जा रही है, बच्चों को और पति को। तो उससे कहीं बड़ा केस है ये। लेकिन तब आरएसएस सत्ता बदलने के लिए काम कर रही थी, अभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज उतनी मजबूत नहीं है। ये बच्ची, जो मैसेज गया है इस जजमेंट से पूरे देश में, कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा व्यक्ति जिसने ये सब घिनौने कार्य किए हैं, वो दया का पात्र है कोर्ट की। और इस बच्ची, ये बच्ची नहीं है, अगर दोनों को तोला जाए तो बच्ची के मरा हुआ बाप दया का पात्र नहीं था, कुछ नहीं था। तो कोई भी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो, तो अगर उसे अपने पिताजी को बचाना है, अगर अपनी चाचा जी को जेल से बाहर रखना है, अपनी चाची, मामी और अपने वकील को जिंदा रखना है, तो वो कोर्ट पुलिस स्टेशन ना चली जाए, क्योंकि अदालतें कुलदीप सिंह सेंगर साहब को छोड़ेंगी, जबकि कानून ये कहता है कि जेल नॉट बेल कन्विक्टेड बंदे के लिए। तो एक एक बच्ची असुरक्षित है, घरों से निकाल निकाल के लोग रेप करेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस की लाठियों से आप डरते हो, जेल जाने से डरते हो, तो आपकी बच्ची सुरक्षित नहीं है। चॉइस दो ही है आपके पास, पुलिस की लाठियां खाओ, जेल जाओ, या अपनी बच्चियों को हवाले कर दो उन दरिंदों के। ये दो रास्ते हैं, जनता जागेगी तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। Broke my heart to hear the survivors say, I wanted to commit suicide today after listening to this judgment, but the only reason I'm not is because I have a child and I'm thinking of what my mother. It broke my heart to hear the survivor and her family say, if he's going to be out of jail, put us in jail. At least then we will be safe. If you're going to let a rapist and someone who's killed members of a family out on the streets, then put us in jail. This is the country we live in. Shame on all of us if we cannot call out the government for protecting rapists, if we cannot call out our High Court for failing the women of India. नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पूरे देश का दिल रो रहा है और देश की तमाम महिलाएं अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत ही ताकतवर बलात्कारी जेल से बाहर आ जाएगा। वो भी अदालत ने उसके साथ हमदर्दी जाहिर की है, अदालत ने उसको मर्सी दी है कि उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है, उम्र कैद की। जी हाँ, मैं उन्नाव का जिक्र कर रही हूँ, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर, जो न सिर्फ के आरोपी था बल्कि दोषी था, अदालत ने गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर इस जघन्य व्यक्ति को, जघन्य इस दोषी को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश में जब सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने की आदेश पर यह सुनवाई अदालतों में यहां हुई दिल्ली में, और इसके बाद 5 साल जेल में गुजारने के बाद ये व्यक्ति आजाद हो जाएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पूरे मामले पर, यानी वो टीवी चैनल जो अक्सर हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और जो भाजपा है उसके प्रति नर्म रुख रखते हैं, उसके बिहाफ पर बैटिंग करते हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि एंकर भी रो रहे हैं स्क्रीन पर और एक्टिविस्ट भी रो रहे हैं। खासकर मैं इस वीडियो का जिक्र आपके सामने करना चाहती हूँ। उस सब के बावजूद आप देखिए, एक अजीब तरीके की शांति है, एक अजीब तरीके की खामोशी है, एक ऐसा सस्पेंस है इस पूरे मामले को लेकर। एक ऐसे मामले में जहां ये 16-17 साल की ये बच्ची थी, जब इस व्यक्ति ने, कुलदीप ने, उसके साथ न सिर्फ कि बलात्कार किया बल्कि गैंग रेप हुआ, उसको किडनैप कर लिया गया। उसके बाद इसके पिता की पिटाई हुई, पिता जेल गए, जेल जाने के बाद वहां जेल के अंदर कस्टोडियल डेथ, यानी जेल में ही उसको मरवा दिया गया पिता को। उसके बाद 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे कार में, जिसमें मौसी, ताई, इसके अलावा वकील, जो जैसे तैसे इसका मुकदमा लड़ने के लिए वकील तैयार हुई, और ये खुद ये लड़की। 4 में से 3 की मौत हो गई, उनकी हत्या करा दी गई इस एक्सीडेंट में। इस लड़की ने अपने को आत्मदाह करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके रेजिडेंस के बाहर इतना सब कुछ मामला हो गया, और उसके बाद उसकी गवाही की बुनियाद पर यहाँ पर दिल्ली की अदालतों में सुनवाई हुई और इस व्यक्ति को सजा हुई, और अब ये व्यक्ति बाहर आ जाएगा। इसके जो नाव की रेप विक्टिम है, उसके वकील महमूद प्राचा एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, सीबीआई, ये सब कुछ मिलकर सेनगर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर कैसे इंसाफ मिलेगा इस लड़की को फिर? और उन्नाव पीड़िता के वकील महमूद प्राचा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्राचा साहब, आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से कि पूरे देश की आत्मा एक तरह से हिली हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, सीबीआई, सब कुछ जो है वो इन व्यक्ति के साथ है, सेनगर के साथ है, और हर कोई पीड़िता के खिलाफ है। हरफत साहिबा, मैं आपको एक ईमानदार जर्नलिस्ट मानता हूं,
तो आपको मुझे ग्रिल करना चाहिए ना इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में। मैं आपको सबूत बताता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं इसे। पहला सबूत, जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है वो ये कहती है कि सीबीआई के जो आईओ साहब थे वो कुलदीप सिंह सेंगर की मदद कर रहे थे और सबूत क्रिएट कर रहे थे उसको बचाने के लिए और पीड़िता के खिलाफ। पहला सबूत। और उसके बाद सीबीआई ने ये कोशिश नहीं की आज तक कि इस टिप्पणी के बाद उन आईओ साहब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी और इस साजिश के पीछे जाना चाहिए था, क्योंकि ये काम वो अकेले तो नहीं कर सकते थे। इतना बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड केस में वो खुद ही इतना महान कार्य कर दें, ऊपर से उनको पूरा बर्दाश्त प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं था तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी और इस चीज की गहराई तक जाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि सीबीआई के वकीलों ने इन इन रिमार्क्स को एक्सपंज करने के लिए एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई। ये एक ग्राउंड था अपील का, पहला सबूत। दूसरा सबूत, केंद्र सरकार के अंडर ही होती है सीबीआई और क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल के बगैर हो ही नहीं सकता था तो इसीलिए हाईएस्ट लेवल के लोग इन्वॉल्व थे केंद्र सरकार के। दूसरा सबूत, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के बड़े से बड़े वकील एंगेज किए। किस लिए? जो पीड़िता को सुरक्षा सो मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि इसकी ये सुरक्षा हटा ली जाए। हम लोगों ने जी तोड़ कोशिश की जब, तो सिर्फ पीड़िता की सुरक्षा बचा पाए, परिवार की सुरक्षा चली गई। उसके अगले दिन ही परिवार के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद भी आज तक भी सुरक्षा को दोबारा ना उत्तर प्रदेश सरकार ने ना केंद्र सरकार ने रिस्टोर कराया। तिहाड़ जेल जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसने झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के बेल कराई, इंटरिम बेल कुलदीप सिंह सेंगर साहब की, जब मैं इस केस में पेश होना शुरू हुआ और मैं बहुत बाद में पेश होना शुरू हुआ। जब तक ये केस काफी हद तक खराब हो चुका था, जैसे हाथरस का केस खराब होने के बाद ही मेरे पास आया। उसके बाद हमने मेडिकल बोर्ड का एक कॉन्स्टिट्यूशन कराई एम्स में। उसने ये कहा कि इनको तो इतनी बीमारी नहीं है कि इनको हॉस्पिटल जाना पड़े। और कोई सबूत? इस केस का जो ये अपील बहस हुई है, इस अपील में जो सीबीआई के एक पहली बार वकील ऐसे थे जो थोड़ी बहुत ईमानदारी का कार्य कर रहे थे। हालांकि सीबीआई वर्सेस केस होता है ना, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड या कॉन्विक्ट केस होता है। सीबीआई के वकीलों ने तो हमेशा मदद ही की। एक वकील साहब ऐसे आए थे सिर्फ, और इस केस में भी 90% बहस मैंने की। सीबीआई के वकील साहब ने मेरा आर्ग्यूमेंट अडॉप्ट कर लिया सिर्फ, तो उनको हटा दिया गया। ये बात भी हमने जज साहब के सामने लाई थी। मैं सबूत आपको गिनवाता जाऊंगा, खत्म नहीं होंगे। राजा साहब, नहीं ठीक है, वो बात ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा मुझे बात समझ में नहीं आ रही वो ये कि इस सब के बावजूद वो एक बहुत ही कमजोर समाज से आने वाली गरीब लड़की थी, उसके बावजूद इतने ताकतवर एमएलए के खिलाफ वो लड़ी और लड़ने के बाद इस एमएलए को 5 साल से ज्यादा जेल में उसने गुजारा। तो अगर सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये कैसे मुमकिन हो पाया कि 5 साल से ज्यादा इतना ताकतवर व्यक्ति, और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार और राज्य की सरकार सब कुछ उसके साथ थी, तो 5 साल जेल में क्यों था वो? ये इस बच्ची को सैल्यूट करना चाहिए हमें। इसकी गवाही इतनी मजबूत थी कि कोई और फैसला हो ही नहीं सकता था। इसकी और इसकी माता जी की गवाही इतनी मजबूत थी कि कोई और फैसला हो ही नहीं सकता था। जब एक शेर है, हालांकि मैं ज्यादातर शेर पढ़ता नहीं हूं, ये केस वो है जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि हम लोगों ने पूरी ताकत लगा ली इस बात को कहने के लिए कि यह व्यक्ति दया का पात्र नहीं हो सकता। इसकी मेन अपील सुन ली जाए, क्योंकि एक इससे पहली बेंच थी, उसने कहा था हम तो मेन अपील पहले सुनेंगे, हम बेल नहीं सुनेंगे, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं सुनेंगे। बेंच चेंज हुई, उसके बाद ये स्थिति जो है बदल गई। मेन पिटीशन पे आर्ग्यू करने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर साहब के वकील तैयार ही नहीं हुए। ग्राउंड क्या होता है ये दया दिखाने का कि हाईकोर्ट की गलती है, हाईकोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेन अपील सुन सके, इसीलिए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सुन लेते हैं। हमने ये बार बार उठाई भी बात, जितना समय मेन अपील सुनने में लगेगा उससे कम समय में, उससे ज्यादा समय इस अपील इस बेल की एप्लीकेशन सुनने में लग रहा है। लेकिन हमारी बात ये ना सुनी गई, ना इसको ठीक से रिफ्लेक्ट किया गया ऑर्डर में।
नहीं, ये लेकिन जब हाई कोर्ट जब ये कहता है कि भाई वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है और कानून के तहत हम उनको सजा नहीं दे सकते, और उस लड़की के उस वक्त भी बालिग होने ना होने पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, तो जज साहब तो कानून की बुनियाद पर ही फैसला देंगे। आपको लगता है कि क्या जिरह में मुश्किल हो गई कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि हाई कोर्ट ने फिर इनके इनकी सजा को सस्पेंड कर दिया? ये जजमेंट, हालांकि हमारे पूरे सबमिशंस जो रिटर्न में भी हैं, पूरे नहीं रिकॉर्ड पे आए हैं, लेकिन ये जजमेंट इस बात की गवाह है, कोई भी व्यक्ति अगर लीगली साउंड होगा तो वो समझ लेगा कि ये ओपन एंड शट केस हमारी तरफ से था। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ये केस ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस देने की क्या बुनियाद है? पहली चीज तो ये कि एक हाइपर सेंस जो टेक्निकल चीज है कि एमएलए और एमपी पॉक्सो के केस के लिए पब्लिक सर्वेंट नहीं माने जाएंगे। ये बात जो है ये 2012 में चिदम्बरम साहब के समय की रखी हुई है। एमपी एमएलए को छोड़ दिया गया, ये कानून में थोड़ी सी कमी है। एक बात, इसको काटने के लिए हमने ये बहुत मजबूती से आर्ग्यू किया था कि लाइफ मींस लाइफ। ये इशू क्यों आया पब्लिक सर्वेंट का? एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की एक धारा है, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अगर यही काम कोई आम आदमी करे तो उसकी ताकत नहीं होती ऑफ डोमिनेंस, लेकिन पब्लिक सर्वेंट की एक डोमिनेंट पावर होती है। इसलिए उसको उसकी सजा में यह लिखा जाएगा कि लाइफ मींस टिल द एंड ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द कॉन्विक्ट। दूसरी धाराओं में सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट लिखा हुआ है। ये एक हाइपर टेक्निकलिटी है जिस पे हमने डिटेल में बहस की। जजमेंट इसके लिए बिल्कुल साफ है कि लाइफ मींस लाइफ वेदर इन द लेजिस्लेशन इट इज मेंशन्ड और नॉट टिल द एंड ऑफ नेचुरल लाइफ। एक एस्पेक्ट ये था। उसके नहीं, अलावा राजा सुन लीजिए, अब साहब, मैं जो आपको लोग बताऊं, नहीं ये जी, सुनने की बात है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग कानूनी भाषा को नहीं समझते उनके लिए मुश्किल है समझना जो आप कह रहे हैं। मैं आसानी से समझाता हूं आपको कि एमपी एमएलए को एक ज्यादा सजा, जो लिखी हुई ज्यादा सजा है कि लाइफ का मतलब लिख के ही है कि एंड ऑफ नेचुरल लाइफ, मतलब जब तक आदमी जिंदा रहेगा जेल में ही रहेगा, एक जगह ये लिखा हुआ है। दूसरी सजाओं में सिर्फ लाइफ लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में है कि लाइफ चाहे ऐसे लिखा हो या वैसे लिखा हो, उसका मतलब सीधा लाइफ ही होता है, मानिए मरने के समय तक। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट हमने इससे भी जबरदस्त या मजबूत उठाया था, जिसको काटा गया इस जजमेंट में। कैसे? हमने ये कहा था कि ये शब्द के जिंदगी मतलब ताहयात जो जेल है उसका मतलब इसकी जिंदगी तक है। ऐसे दूसरे सेक्शंस भी, उसके इंग्रेडिएंट्स भी इनके सबूतों में इसके जो गवाहियां हुई हैं उसमें मौजूद हैं। और वो कौन से हैं? वो 5G, 5L और 5P। वो ये कहते हैं कि भले ही वो पब्लिक सर्वेंट ना हो, लेकिन अगर वो किसी दूसरे रूप में उसके ऊपर एक डोमिनेंट यानी कि बर्तरी का दर्जा रखता होगा। तो हमने कोर्ट को यह दिखाया कि ये बात सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के सामने जानबूझ के नहीं उजागर की कि ये वाले सेक्शंस में भी तो यही लिखा हुआ है कि उम्र कैद का मतलब जब तक ये जिंदा है तब तक की उम्र कैद। इसी ग्राउंड को टेक्निकल जो हाइपर टेक्निकलिटी है, तो उनको जज साहब ने ये कह के काट दिया कि इस बच्ची ने तो ट्रायल कोर्ट में नहीं उठाया था, तब तो वकील ही अच्छे नहीं थे उनके पास, तब तक मैं नहीं आया था। तो हमने ये बात हाईलाइट की। जज साहब ने हमारी बात को इस जजमेंट में ऐसे काटा कि ये बात ना पीड़िता ने उठाई, पीड़िता जो कि जिसके पास लीगल हेल्प ही नहीं थी अच्छी ऑब्वियसली इन बड़े बड़े वकीलों के सामने, और सीबीआई तो मिली हुई थी, ये खुद उसी जज ने फाइंडिंग दी है। और हमने जैसे ही मैं वकील बना हमने एप्लीकेशन लगा दी थी फर्दर एविडेंस की, तो उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया। अब आप बताइए ये केस हमने ठीक से लड़ा नहीं लड़ा, ये इस पॉइंट पे। अब कोई और पॉइंट है तो वो बता दीजिए। या मैं अगली बात पे आना चाहती हूँ, जो बड़ा राजनीतिक सवाल है। जो आपने बयान दिया वो बयान राजनीतिक है कानूनी से ज्यादा। आप ये कह रहे हैं केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सीबीआई सब बचा रहे हैं। मेरा सवाल का एक हिस्सा ये है कि अगर ऐसा होता तो फिर ये केस कैसे होता कि उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर हुआ दिल्ली? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस केस की सुनवाई हो रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एमएलए ही तो रहा है, भाजपा के पास तो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश से लेकर, एक निरे एमएलए के लिए क्यों खुद प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी पूरी छवि दांव पर क्यों लगा देगी? और
खासकर ऐसे वक्त में कि जब ये उन्नाव का केस बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, इंटरनेशनल मीडिया की इस पे नजर है, क्यों इनको बचाने की इतनी कोशिश करेंगी ये बीजेपी? पहली चीज, मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस ट्रांसफर किया, वरना वहां तो ये एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही थी। इसके पिताजी के मरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तब इसकी एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने अभी तक भी अदालत के ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैं इस जजमेंट की क्रिटिसिज्म दिल्ली हाईकोर्ट की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तथ्यात्मक रूप से क्रिटिसिज्म करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से तो ये केस सामने आया, वरना ऐसे सैकड़ों हजारों केस रोज होते हैं हमारे देश में जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। दूसरी दूसरी आपका सवाल, ये सिर्फ एक एमएलए ही तो है नहीं, ये भारत के एप्स्टीन हैं। इनके जो सगे रिश्तेदार हैं अभी शादी के जरिए, इनकी बेटी की शादी के जरिए, वो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है भारतीय जनता पार्टी के। ये एक इनका छोटा परिचय है। ये एक बहुत बड़ा एप्स्टीन गैंग है जिसमें जो हमारी जो मेडल लाने वाली महिलाएं बच्चियां थी ना, उनको जमीन पे इसी तरीके से दिल्ली पुलिस से घसीटवाया गया था जैसे इस उन्नाव की बच्ची को घसीटवाया गया। याद आ गया आपको? उनके साथ भी यही हुआ था। उनकी दिल्ली पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन इसी प्रकार से की थी और आज वो खुलेआम छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुझे झूठा फंसाया गया। अगर बात यही होती तो दो यूपी के मंत्री ये ना बोल रहे होते कि ये तो कुलदीप सिंह सेंगर साहब को देर में न्याय मिला। अगर ये सिंपल एमएलए होते, ये पूरा कार्टेल है। इसमें से एक मेंबर ऐसे हैं जो जिनकी पत्नी उनके खिलाफ यही इल्जाम लगा रही है जो इस बच्ची ने लगाए। पत्नी, स्वयं की पत्नी। ये वो कार्टेल है, एप्स्टीन फाइल कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं, शूटर्स हैं, और ये काम में लिप्त रहते हैं। अभी मैं और आपको क्या आगे उत्तर बताऊं। प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि और इनकी ये जरूरत सभी पड़ेगी उत्तर सेंगर प्रदेश की? के, अब मैं आपको ये बता रहा हूं, असली बात मेरी ये है कि चुनाव का डर किसे है? ये तो एक मुंह दिखाई हो रही है। ईवीएम से चुनाव जीतना ही जीतना है ना। चुनाव का डर खत्म हो गया है। ये तो सिर्फ एक दिखावे के लिए मतलब आई वॉश है ये सब। चुनाव तो ईवीएम से होना है। आपके जवाब से जो सवाल निकल रहा है वो दो सवाल हैं। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि ये शूटर्स हैं, यानी बीजेपी को एक तरह से जिन बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है इसलिए इनको बाहर निकाला गया है। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश चुनाव का एक एंगल भी सामने है कि एक साल के सिर्फ अंदर ही, उत्तर एक साल प्रदेश के नहीं, पूरे बाद। देश में बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है, और हम्म। एप्स्टीन के दूसरे कार्य करने की भी। ये वो है, एप्स्टीन सिर्फ बाहुबली नहीं था। लेकिन एक और बात समझ में नहीं आती मुझे राजा साहब, कि हमने निर्भया के मामले में देखा था कि पूरे तरीके से देश में एक ऐसा सैलाब आया, एक पूरा इनकलाब आया। सरकार पूरे तरीके से एक जो रीजंस थे बहुत सारे इस सरकार के जाने के, यूपीए के, उनमें ये भी साफ तौर पर था कि निर्भया का पूरा मामला, दिल्ली की तो सरकार जाने की नंबर वन रीजन यही था। लेकिन इसी इतना ही जघन्य अपराध इस बच्ची के साथ भी हुआ है, इस लड़की के साथ भी, जो अब दो बच्चों की माँ है। लेकिन इस तरह का पब्लिक कोई ऐसा मूवमेंट, एक मास मूवमेंट हम क्यों नहीं देख रहे हैं? टीवी चैनलों पे हम देख रहे हैं दो चार लोग एक्टिविस्ट रो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी पूरे तरीके से एक आंधी है। लेकिन सड़क पर हम देख रहे थे, ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, सामने चार लोग नजर आ रहे हैं धीरे धीरे चलते हुए। चार में एक तो वो खुद लड़की है, दूसरी उनकी माँ है, तीसरी एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक और कोई है। सिर्फ चार लोग विरोध प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। इसकी वजह, पहली वजह यह है कि उस समय आरएसएस और बीजेपी ऑपोजिशन में थी। उनकी संगठनात्मक शक्ति जो है वो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से कहीं गुना ज्यादा है। उस बच्ची को बचाने के लिए नहीं हो रहा था, वो सत्ता बदलने के लिए प्रोग्राम हो रहा था सारा। बच्ची से कोई लेना देना नहीं था किसी का भी, संगठन वालों को, यानी कि पब्लिक का था। लेकिन एक जब मूवमेंट खड़ा हो जाता है एक संगठनात्मक तरीके से, तो पब्लिक तो, मन की बात तो पब्लिक की है ना, लेकिन बेचारी पब्लिक तो भूखी मर रही है। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पहली वजह। दूसरी वजह ये, जो कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, वो ये करने देंगे क्या? राहुल गांधी जी कितने ताकतवर हैं या नहीं है कांग्रेस में, यही सबसे बड़ा सवाल है। किसी और व्यक्ति ने, देखिए राहुल गांधी जी की मैं मजबूरी में तारीफ करना पड़ती है क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं, वरना मैं उनके कामों से बहुत ज्यादा नाराज भी। उन्होंने ही सब लोगों के बीच में से एक व्यक्ति ने फोन किया, अब उनके स्लीपर सेल्स मिलके सारे मेरे पीछे लग गए कि मुझे इस केस से हटवा दें। हम्म। तो राहुल गांधी अकेले क्या कर लेंगे, और वो अपनी टीम ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
ये अब दूसरी आखिरी बात वजह। आपसे इसी केस पे वापस लौटती हूँ और आखिरी सवाल पूछती हूँ कि अब इस मामले में एक वकील के तौर पर आप कहाँ खड़े हुए हैं? अभी कोई पब्लिक मूवमेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां भी आपके साथ उतनी नहीं खड़ी हैं। हम देख रहे हैं इतने इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, अगर आपकी बात मानी जाए तो केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें, सीबीआई, सब आपके खिलाफ खड़े हैं और आप सिर्फ एक ये मासूम कमजोर बच्ची के साथ खड़े हुए हैं, इस महिला के। आप अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? देखिए, मेरी बात तो सीधी सीधी है। हर बड़े आंदोलन और हर बड़े इशू पे मैं कहता हूँ 80% जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी सड़कों पे आके। 20% हम लोग अदालत में निपटेंगे। 20% ही न्याय की जो पूरी कवाइश है वो 20% अदालतों में होगी, और वो भी बहुत मुश्किल से हो पाती है अगर अच्छे वकील मिलेंगे तो। अच्छे और बहादुर साथ साथ रीढ़ की हड्डी वाले वकील। तो 80% तो सड़क पे होनी है अगर इस बच्ची को न्याय मिलना है। वरना इस जजमेंट का मतलब, आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास समय खत्म हो रहा है, इस जजमेंट का मतलब यह है, कुलदीप सिंह सेंगर साहब जिन्होंने ना सिर्फ रेप किया, और जो दिल्ली की जो बच्ची थी निर्भया जिसे कहते हैं, सिनो जिसका जो सूडोनिम बनाया है, उसके सिर्फ सिर्फ एक दिन की घटना थी। इसको पहले दिन रेप किया, इसका गैंग रेप करवाया, इसके पिता को मारा, इसके वकील को मारा, इसकी चाची और उसको मारा, इसके पति को मारने की चेष्टा अभी अभी तक की जा रही है, बच्चों को और पति को। तो उससे कहीं बड़ा केस है ये। लेकिन तब आरएसएस सत्ता बदलने के लिए काम कर रही थी, अभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज उतनी मजबूत नहीं है। ये जी। बच्ची, जो मैसेज गया है इस जजमेंट से पूरे देश में, कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा व्यक्ति जिसने ये सब घिनौने कार्य किए हैं, वो दया का पात्र है कोर्ट की। और इस बच्ची, ये बच्ची नहीं है, अगर दोनों को तोला जाए तो बच्ची के मरा हुआ बाप दया का पात्र नहीं था, कुछ नहीं था। तो कोई भी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो, तो अगर उसे अपने पिताजी को बचाना है, अगर अपनी चाचा जी को जेल से बाहर रखना है, अपनी चाची, मामी और अपने वकील को जिंदा रखना है, तो वो कोर्ट पुलिस स्टेशन ना चली जाए, क्योंकि अदालतें कुलदीप सिंह सेंगर साहब को छोड़ेंगी। जबकि कानून ये कहता है कि जेल नॉट बेल कन्विक्टेड बंदे के लिए। तो एक एक बच्ची असुरक्षित है, घरों से बिल्कुल। निकाल निकाल के लोग रेप करेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस की लाठियों से आप डरते हो, जेल जाने से डरते हो, तो आपकी बच्ची सुरक्षित नहीं है। चॉइस दो ही है आपके पास, पुलिस की लाठियां खाओ, जेल जाओ, या अपनी बच्चियों को हवाले कर दो उन दरिंदों के। ये दो रास्ते हैं। जनता जी। जागेगी तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। बहुत दुख के साथ मैं इस इंटरव्यू को खत्म कर रही हूँ। आपकी एक एक बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे जरा भी असहमति नहीं है। इन तमाम बातों से सुनने में लग सकता है कि बड़े ही दर्दनाक और इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वाकई आज देश में हर एक महिला का जो मोराल है वो टूटा है, उसका दिल टूटा है, उसकी हिम्मत टूट रही है बाहर जाने से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस केस को लड़ने के लिए भी और इस बातचीत के लिए भी। शुक्रिया।